दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे पुनर्जागरण है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। तो शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण की। वैसे तो पुनर्जागरण एक शब्द है जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जागा हुआ हो, फिर सो जाए, फिर उसे यदि जगाया जाता है तो उसे पुनर्जागरण कहेंगे। अंग्रेजी में जैसे रेनेसो कहेंगे। और ये शब्द क्या है, हमारे जो यूरोपीय परिदृश्य है उनके लिए सूटेबल है। क्यों? क्योंकि जो यूरोपीय के लिए कहा जाता है कि वैसे तो यूरोप के लोग ही कहते हैं ये बात, भारतीय लोग नहीं कहते। यूरोप के लोग क्या कहते हैं कि उनका जो समाज था, नागरिक समाज था, वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा प्रबुद्ध था। प्रबुद्ध मतलब इंटेलिजेंट था। लेकिन समय के साथ उनकी इंटेलिजेंसी कम होती है और उनका समाज पे क्या होता है, धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, जो उनका समाज है वो एक तरह से सो जाता है, उनकी तार्किकता सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। लेकिन 14वीं से 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि उनकी तार्किकता ने दोबारा से जन्म लिया और जो समाज है तो समाज के सभी पक्षों में धर्म के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनर्जागरण कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। सबसे पहले अर्थ की बात करें तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य, कब से कब तक, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप में, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में यूनानी और रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेके, कहाँ से यूनानी और रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर विचार, साहित्य और कला के क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में, विचार, साहित्य और कला के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त, क्या, मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त जो बौद्धिक आंदोलन हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। तो प्रॉपर परिभाषा क्या बनेगी इसकी, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में यूनानी और रोमन सभ्यता से प्रेरणा लेकर विचार, साहित्य और कला के क्षेत्र में, क्या, विचार, साहित्य और कला के क्षेत्र में मानव केंद्रित प्रवृत्तियों से युक्त जो बौद्धिक आंदोलन हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्जागरण कहते हैं। अब बात करें इसकी प्रकृति की। अब बात करें प्रकृति कहो चाहे विशेषताएं कहो, बात एक ही है, तो दोनों की बात सेम है। प्रकृति की बात करें तो प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यताओं से ये प्रेरित था। इसके बाद ये आती है कि यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने ये माना कि जो जब धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा तो उससे पहले क्या है, यूनान और जो रोम है उनकी सभ्यताओं की बात की कि उनमें क्या काफ़ी ज़्यादा तार्किकताएँ थी, तो वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली थी। दूसरी बात करें, ये प्रगतिशील था। क्यों? क्योंकि अतीत से प्रेरित था ये। वैसे तो ये अतीत से प्रेरित था, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि समाज को पीछे धकेलने वाला था। ये समाज को पीछे धकेलने वाला नहीं था, ये समाज को आगे बढ़ाने वाला आंदोलन था। पुनर्जागरण ने क्या किया, जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। ऐसा नहीं कि केवल धर्म के प्रभाव को कम करने का कार्य किया। जो हमारा पुनर्जागरण है इसने इसके अलावा इसने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष रूप से कार्य किया। किन किन क्षेत्रों में, कला और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। बात करें जो हमारे पुनर्जागरण की, तो पुनर्जागरण क्या, धर्मनिरपेक्षता के तत्वों से युक्त था। क्या है, धर्मनिरपेक्षता से के तत्व थे, उनके तत्वों से युक्त नहीं था, ये मुक्त था। मतलब धर्म के प्रति सम्मान रखते हुए इसने धर्मेतर प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। हाँ, युक्ति है इसमें, धर्मनिरपेक्षता के तत्वों से युक्त था। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने धर्म को नकार दिया, इसने धर्म को नकारा नहीं है। ये ऐसा नहीं कहा कि हमें धर्म को नहीं मानना या धर्म का पूरी तरह से विरोध नहीं करता था। ये हमारे पुनर्जागरण क्या है, धर्म का पूरी तरह से विरोध नहीं करता था, बल्कि ये क्या करता था, धर्म का सम्मान तो करना ही है। तो धर्म का सम्मान रखते हुए इसने क्या किया, धर्मेतर प्रवृत्तियाँ, मतलब धर्म के अलावा जो भी चीज़ें थी उन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया और इहलौकिकता पर बल दिया। मतलब इस लोक की जो समस्याएँ हैं या इस लोक के जो सुख है उनको प्राप्त करने के लिए इसने कार्य किया। शहरों से आरंभ होने के कारण इसका स्वरूप भी कैसा था, शहरी था। ये क्या, शहरों से शुरू हुआ था, इसलिए इसका स्वरूप कैसा रहा, शहरी था। मानववादी विचारों से प्रेरित था। ये क्या था, मानववादी विचारों से प्रेरित था। इसमें सभी विचारों का केंद्र मानव को स्वीकार किया गया था। इसमें क्या है, सभी विचारों का केंद्र क्या, मानव को स्वीकार किया गया। यह क्या, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के विपरीत था। यह क्या, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के विपरीत था। इसमें तार्किकता को महत्व दिया गया। यह क्या, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों के विपरीत था, इसमें तार्किकता को महत्व दिया गया। पुनर्जागरण ने स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया। पुनर्जागरण ने क्या किया, स्वतंत्र चिंतन है तो स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया। इसमें आलोचना और अन्वेषण की प्रवृत्ति जन्मी। इसमें जो हमारे पुनर्जागरण है तो पुनर्जागरण में आलोचना और अन्वेषण की प्रवृत्ति जन्म लेती है कि हर बात में प्रश्न पूछना, क्या हर बात में प्रश्न पूछना इसकी एक प्रवृत्ति सी बन गई थी।
ये मानव जीवन के उन्नयन का स्रोत था। ये क्या था? मानव जीवन के उन्नयन का स्रोत था, मतलब मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की तरफ कार्य कर रहा था। क्या? मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने की तरफ कार्य कर रहा था। अब ऐसा नहीं मान सकते कि पुनर्जागरण केवल यूरोप में हुआ था। क्या पुनर्जागरण केवल यूरोप में हुआ था? पुनर्जागरण भारत में भी हुआ था, लेकिन पुनर्जागरण में के प्रणेता कौन थे? हमारे भारत में पुनर्जागरण के प्रणेता हमारे जो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब बात करें पुनर्जागरण के कारणों की। पुनर्जागरण के कारण क्या थे? पहला कारण इसमें क्या माना जाता है? हमारे धर्म युद्ध को। किसको? धर्म युद्ध को हमारे पुनर्जागरण का पहला कारण माना जाता है। मतलब 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंत तक ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम, जो कहाँ है? इजराइल, उसको लेकर ईसाइयों और मुसलमानों, किन किन के बीच में? ईसाइयों और मुसलमानों। और मुसलमानों में कौन? जो सेल्जुक तुर्क थे। कौन कौन? जो सेल्जुक तुर्क थे। इनके बीच जो हुए युद्ध थे, इनको धर्म युद्ध या क्रूसेड की संज्ञा दी गई। तो हमारे कौन कौन? ईसाई और मुसलमान, जो हमारे सेल्जुक तुर्क है, इनके बीच जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेड की संज्ञा दी गई। इस दौरान यूरोपीय क्या? अरब देशों के संपर्क में आते हैं। इस दौरान क्या होते हैं? जो हमारे यूरोपीय है वो युद्ध के दौरान, पहले क्या होता था कि जब भी युद्ध होते थे तो ऐसा नहीं कि केवल सैनिक ही जाते थे, उनके साथ व्यापारी भी जाते थे, साहित्यकार भी जाते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जाते थे। सैनिक तो युद्ध लड़ते थे, लेकिन जो बाकी और साथ में लोग जाते थे वो व्यापार भी करते थे और भी बहुत सारे कार्य किया करते थे। तो वो यूरोप के जो लोग होते हैं वो अरब देशों के संपर्क में आते हैं और वापसी के साथ अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेके आते हैं। उन्होंने कैसे रहे, कैसे जिया, कैसे कौन किन चीज़ों को किस प्रकार से उपयोग किया, तो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं आने के बाद। फिर लंबी लंबी भौगोलिक यात्राएं, उनके प्रभाव स्वरूप अधिक विशद जो विदित बौद्धिक स्थिति, अरस्तु का वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबिक अंक पद्धति, बीजगणित, दिग्दर्शक यंत्र, कागज, ये सब क्या पश्चिमी यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुँचे थे। ये पहले हमारे क्या इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे। कहाँ पे? ये हमारे अरब देशों में काफ़ी ज़्यादा था। तो ये धीरे 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 करके जैसे ये क्रूसेड युद्ध हुए थे, तो इन युद्धों के माध्यम से जो हमारे यूरोप में फैले थे। फिर आता हमारा आर्थिक कारण। धर्म युद्धों के कारण क्या होता है? यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धर्म युद्ध की वजह से क्या होता है? जब हमारी यूरोप है तो यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं, जिससे कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम और एशिया माइनर में जाके बस जाते हैं। एशिया माइनर मतलब तुर्की का एक पठार है, ऊंचा पठार, जिसे एशिया माइनर कहते हैं। तो व्यापारी क्या जेरूसलम में और एशिया माइनर में जाके बस जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यापार में तेजी से वृद्धि होती है, जो अंततः पुनर्जागरण की भावना के उदय में सहायता करता है। जो हमारे व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई थी, यही क्या करता है कि पुनर्जागरण की भावना के उदय में सहायता करता है। इस संपर्क ने पुनर्जागरण के उदय में 4 प्रकार से सहयोग दिया। जो हमारे ये संपर्क था, जो हमारे यूरोपीय लोगों का हमारे अरब के लोगों से संपर्क था, तो इसने एक पुनर्जागरण में किस तरह से सहायता की? पहला, यूरोपीय व्यापारी विभिन्न देशों में पहुँचे। जो यूरोपीय व्यापारी है ये अलग अलग देशों में पहुँचते हैं और वहाँ से नए विचार और प्रगतिशील तत्व भी अपने साथ लेकर आए। यूरोपीय व्यापारी क्या अलग अलग देशों में पहुँचे और वहाँ से नए विचार और प्रगतिशील तत्व भी क्या अपने साथ लेकर आए। व्यापार के विकास ने अनेक नए नगरों, जैसे हमारे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, अंगलबर्ग, नूरेबर्ग, इस तरह के जो शहर थे इनको जन्म दिया। जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, वैसे वैसे हमारे यूरोप के अंदर नए नए नगरों का निर्माण होना शुरू हुआ। ये नगर क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र होने के कारण, भाई ये नगर क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हो रहे थे। इसके कारण विचारों और ज्ञान के वाहक बन जाते हैं। ये जो हमारे ये नगर क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र होने के कारण क्या विचारों और ज्ञान के वाहक बन जाते हैं, तथा विचार क्या है? स्वतंत्र को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके जरिए क्या होता है? विचार स्वतंत्र को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार वृद्धि के कारण नया व्यापारी वर्ग समृद्ध हुआ। व्यापार बढ़ते गया और व्यापार वृद्धि के कारण क्या होता है? नया जो व्यापारी वर्ग है वो समृद्ध हुआ, जिससे क्या होता है? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। क्यों? क्योंकि आप भी समझते हैं कि यदि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वह व्यक्ति क्या करता है? अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाने की कोशिश करता है। तो व्यापारी वर्ग समृद्ध होता है, उसके पास पैसे आते हैं तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए बेहतर जगह भेजता है। और उस समय बेहतर कौन कौन सी जगह होती थी? तो जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, और वे बगदाद, काहिरा, कोर्डोवा, ये ऐसी जगह थी जहाँ बेहतर शिक्षा मिल सकती थी। तो इन स्थानों पर पुस्तकालयों में जो संचित ज्ञान है उनके संपर्क में आते हैं। क्योंकि जो व्यापारी है अपने बच्चों को शिक्षा के लिए इन एरियो में भेजते हैं।
तथा समृद्धि के कारण बड़े व्यापारी कला के पोषक और विद्वानों के आश्रयदाता बन जाते हैं। बड़े व्यापारी क्या होते हैं कि कला के पोषक बन जाते हैं और साथ ही साथ विद्वानों के आश्रयदाता बन जाते हैं। फिर चौथा कारण आता है चर्च का। चर्च के द्वारा सूद वसूल को पाप माना जाता था। चर्च के द्वारा जो ब्याज लेते हैं, पैसा देने के बदले ब्याज लेते हैं, तो ब्याज लेने को पाप माना जाता था। इसी वजह से व्यापारी वर्ग चर्च की अवहेलना आलोचना करते थे। आपको ये तो पता है, जो हमारे क्रिश्चियन ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में दो तरह के संप्रदाय हैं, एक तो कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक तो वो लोग होते हैं जो हमारे ईसाई धर्म या फिर जो बाइबल है उसके द्वारा जो कानून होते हैं उनको शब्दतः मानते हैं, मतलब जैसा जैसा बताया गया। मतलब कट्टर जो ईसाई होते हैं वो हमारे कैथोलिक होते हैं। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है जो कट्टर तो नहीं होते लेकिन लिबरल जो ईसाई होते हैं वो हमारे प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो चर्च के द्वारा जो सूद लेना है, सूद का मतलब ब्याज पे पैसे लेना देना, तो इस चीज़ को विरोध किया जाता था। तो इस वजह से व्यापारी वर्ग इसकी आलोचना करते थे और इनके महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए व्यापारी उन लोगों को आश्रय देते थे जो चर्च का प्रभाव कम करने का प्रयास करते थे। अब तीसरा कारण आता है हमारा कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तीसरा का कारण क्या आता है? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो 1453 ईस्वी में तुर्कों ने जो पूरी रोमन साम्राज्य है, जिसे हम क्या कहते हैं बाइजेंटीन साम्राज्य, तो बाइजेंटीन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया। तुर्कों ने क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। आपको ये बता दें कुस्तुनतुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया के माध्यम से क्या है, यूरोप और एशिया आपस में भूमि के माध्यम से जुड़े हुए थे। किसके माध्यम से? भूमि के माध्यम से जुड़े हुए थे। किसके जरिए? कुस्तुनतुनिया के जरिए। अब कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से क्या फ़र्क पड़ा? इससे यूरोप पर दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है कुस्तुनतुनिया में यूनानी और रोमन सभ्यताओं के अवशेष सुरक्षित थे। क्या होता है? हमारे कुस्तुनतुनिया में यूनानी और रोमन सभ्यताओं के अवशेष सुरक्षित थे तुर्की आक्रमणकारियों के अत्याचारों से बचने के लिए। तो क्या होता है? तुर्की आक्रमणकारियों के अत्याचारों से बचने के लिए यहाँ के दार्शनिक, विद्वान और कलाकार, जो हमारे कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया के दार्शनिक, विद्वान और कलाकार यूरोप की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उनको बचाना ही इन सब चीज़ों को। तो भाग गए और प्राचीन यूनान और रोम का ज्ञान, प्राचीन यूनान और रोम का ज्ञान, विज्ञान और नवीन चिंतन पद्धति, तीनों चीज़ें अपने साथ ले गए। क्या क्या ले गए? प्राचीन यूनान और रोम का ज्ञान भी ले गए, विज्ञान भी ले गए और नवीन चिंतन जितनी पद्धतियां हैं, सूत्र उत्र थे, वो सब ले गए। अब इसी से मान सकते हो कि उदाहरण कि अकेला कार्डिनल जो बेसारियोन है, ये 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा था। मतलब इतनी सारी किताबें लेके गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी उस समय ये चीज़ें। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण यूरोप और पूर्वी देशों के बीच में स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, स्थल मार्ग रुक जाता है, उसमें अवरोध हो जाता है, जिसके कारण तुर्कों की लूट के कारण, जिसके कारण कि वहाँ पे जो भी व्यापारी आते थे उनको तुर्क लूट लेते थे। इसके कारण व्यापारी आना बंद कर देते और व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। चूँकि यूरोप में पूर्वी देशों से उत्पादित होने वाली विलासिता की वस्तुएं, भाई यूरोप में किन किन चीज़ों की मांग हुआ करती थी? जो पूर्वी देशों में विलासिता की वस्तुएं होती है, साथ ही साथ काली मिर्च की ज़बरदस्त मांग हुआ करती थी। क्या काली मिर्च की ज़बरदस्त मांग थी? जिसके कारण दक्षिण पश्चिम यूरोप के लोग नए व्यापारिक मार्गों, संभवतः जल मार्गों की खोज के लिए व्यग्र हो गए। जिसके कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम यूरोप के लोग क्या है, नए व्यापारिक मार्गों, संभवतः क्या जल मार्गों की खोज के लिए व्यग्र हो जाते हैं और इसी व्यग्रता में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर दी जाती है। मतलब तेज़ी दिखाई उन्होंने कि हमें भूमि से नहीं तो जलमार्ग से ही कैसे भी करके हमें क्या, जो हमारे पूर्वी देशों से संपर्क स्थापित करना है। तो इसी व्यग्रता में कोलंबस ने तो हमारे अमेरिका की खोज कर दी और वास्को डी गामा आते हैं और भारत और पूर्वी देश है उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और इसके लिए जितने भी जलमार्ग है उनके नक्शों की खोज कर लेते हैं। फिर बात करें महान मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं शताब्दी में क्या होता है? कुबलाई खान के द्वारा विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। क्या होता है? विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? कुबलाई खान। अब जिसकी सीमाएं क्या, रूस, हंगरी, पोलैंड यहाँ तक फैली हुई थी। छोटा मोटा नहीं था हमारा जो कुबलाई खान का मंगोल साम्राज्य, छोटा मोटा नहीं था। इसकी सीमाएं कहाँ हैं? रूस, हंगरी, पोलैंड यहाँ तक फैली हुई थी। उसका दरबार के विद्वानों, धर्म प्रचारकों, व्यापारियों का केंद्र था। यहाँ पे क्या, पोप के दूत, भारत के बौद्ध भिक्षु
पेरिस इटली, चीन के दस्तकार, भारत की गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य, मतलब एक से बढ़ के एक कलाकार आदमी थे। वेनिस की बात करें तो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन का था? वेनिस जो कहाँ इटली के अंदर जगह है, उसका यात्री था मार्को पोलो। वो 1272 में कुबलाई खां के दरबार में गया था और वहाँ से देखा तो वो चौंक गया। इतना बढ़िया जगह उसने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वहाँ से लौटकर अपनी यात्रा का वो शुद्ध वर्णन करता है कि वहाँ गया, कैसे कैसे रहा, कैसा कैसा उसके पास अनुभव हुआ। तो ये सब चीज़ें वो एक बुक में लिखता है। फिर जिस व्यक्ति ने उस बुक को पढ़ा तो उस समय जिसने क्या किया, लंबे समय तक यूरोप वासियों के मानस को उद्वेलित किया। मतलब जिस व्यक्ति ने उस बुक को पढ़ा उसका मन में ऐसे आशंका होने लगी कि जाने कैसा होगा, क्यों ना वहाँ जाके देखा जाए। तो मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज़ मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी मिलती है। तो हमारे यहाँ मंगोलों के संपर्क की वजह से क्या होता है, यूरोप को कागज़, मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी मिलती है। इससे पहले यूरोप के अंदर ऐसी जानकारियाँ नहीं थी। फिर आते नवीन आविष्कार। चीन में क्या आविष्कृत कागज़ का ज्ञान यूरोपवासियों को अरबों के माध्यम से प्राप्त हुआ। मतलब जो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था, चीन में क्या होता, कागज़ का आविष्कार हुआ था और यह आविष्कार होने के बाद चीन तक ही सीमित था। लेकिन यूरोपवासियों को क्या अरबों के माध्यम से ये कागज़ के बारे में पता चलता है। किसके माध्यम से? अरबों के माध्यम से ही ये कागज़ के बारे में पता चला। लेकिन फिर भी अभी तक लिखना सीमित था। मतलब पहले तो हाथ से लिखा करते थे, कागज़ तो बन गया लेकिन लिखावट तो हाथ से की जाती थी। किंतु 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन व्यक्ति थे गुटेनबर्ग, जर्मनी के व्यक्ति थे कौन? गुटेनबर्ग। इन्होंने मुद्रण यंत्र मतलब टाइपराइटर, क्या टाइपराइटर होते हैं, इनका आविष्कार किया। तो इस चीज़ ने क्या किया, बौद्धिक विकास का मार्ग खोज लिया। क्यों? क्योंकि पहले तो हाथ से लिखा जाता था, अब टाइपराइटर आ गए तो अब किताबें तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगी। 1477 में कैक्सटन में क्या 1477 में कैक्सटन ने ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित कर दिया। कहाँ? ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया। और अब क्या है, साहित्य बड़े स्तर पर छापा जाने लगा और सस्ते रूप में सर्वसुलभ हो गया। मतलब हर किसी को मिलने लग गया। क्या हमारे जो साहित्य छपने लगा, पहले क्या हाथ से लिखते थे तो कॉपीज़ भी कमी होती थी। अब क्या है, छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस ही बन गई तो किताबें तेज़ी से छपने लग गई। तो इस वजह से क्या होता है, साहित्य सर्वसुलभ हो गया। और फिर पहले किताबें कम होती थी तो हर कोई ये कहता था किताब में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, तो हर कोई तो किताब खरीद नहीं सकता था। अब हर कोई किताब खरीद सकता है, तो पुस्तकों में ऐसा लिखा है कहकर लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। पुस्तकों के द्वारा ज्ञान से अंधविश्वास, रूढ़ियाँ कमज़ोर पड़ने लगी और लोगों का आत्मविश्वास जागृत होता है। और क्या होता है, लोगों का आत्मविश्वास जागृत होता है इससे। फिर बात करें पुनर्जागरण के क्या प्रभाव रहे, किन किन क्षेत्रों में हमारा पुनर्जागरण प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो प्रभाव की बात करें, सबसे पहले साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुनर्जागरण से पहले क्या होता है और पुनर्जागरण के बाद क्या होता है। पुनर्जागरण से पहले जो लेखक होते थे, किताबें लिखने वाले, उनकी बात करें तो मुख्यतः कौन होते थे, पादरी लोग होते थे। जो हमारे जो गिरजाघर के अंदर जो पादरी होते हैं वही पादरी हुआ करते थे, जो क्या है, जो लिखने का कार्य करते थे। बाद में हर कोई लेखक बन गया, मतलब जनसामान्य लेखक के रूप में उभरे। जनसामान्य क्या, लेखकों के रूप में उभरने शुरू हो गए। विषय वस्तु की बात करें, पहले किन किन विषयों पर साहित्य लिखा जाता था। तो पहले के जो साहित्य होता था उसकी विषय वस्तु धार्मिक हुआ करती थी। क्या होती थी, विषय वस्तु कैसी होती थी, धार्मिक होती थी। बाद में मानवीय भावनाओं, समस्याओं और वेदना आदि को अपनाया गया। जो हमारे मानवीय भावनाओं, समस्याओं और वेदना, इन चीज़ों को अपनाया गया हमारे विषय वस्तु के रूप में। अब क्या, साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया था। पहले तो क्या है कि साहित्य में कभी भी धर्म की आलोचना नहीं की जा सकती थी, कभी भी क्या, धर्म की आलोचना नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब साहित्य कैसा हो गया, आलोचना प्रधान हो गया। मतलब अब आलोचना करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान हो गया है। अब प्राकृतिक स्थितियों का वर्णन किया जाने लगा है। अब क्या, प्राकृतिक जो स्थितियां हैं इनका वर्णन किया जाना शुरू हो गया। आस्था और परंपरा की जगह किसने ले ली, तार्किकता ने। क्या किया, आस्था और जो परंपरा है इसकी जगह किसने ले ली, तार्किकता ने ले ली। मतलब आस्था के नाम पे ऐसा नहीं कि वैसा कुछ भी झूठ चलेगा, अब झूठ नहीं चल पाएगा आस्था के नाम पे। भाषा की बात करें तो पहले लैटिन, मुख्यतः लैटिन भाषा में साहित्य लिखा जाता था।
या फिर यूनानी भाषा में लिखा जाता था। और अब क्या बोलचाल की जो भाषा है उनके अंदर रचना की जानी लग गई। मतलब पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है बोलचाल की भाषाओं के अंदर जो किताबें लिखना। और इस समय क्या होता, प्रादेशिक जो भाषाएं होती थी, क्योंकि उस समय प्रादेशिक ही मानी जाती थी, ये हमारे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज़, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश, तो हमारी ये सब भाषाएं क्या है, प्रादेशिक भाषाएं मानी जाती थी। तो इनका विकास तेज़ी से होता है। फिर शैली की बात करें तो पहले जब साहित्य लिखा जाता था तो किस शैली में लिखा जाता था, तो ये पद्य शैली में लिखा जाता था, मतलब कविता शैली की तरीके से लिखा जाता था। और अब क्या, गद्य को भी शामिल कर लिया गया, अर्थात गद्य के रूप में भी जो हमारे लिखा जाना शुरू किया। अब बात करें, एक एक करके हम बात करें किन किन देशों में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। तो साहित्य की शुरुआत करें, सबसे पहले हम बात करें इतालवी साहित्य। इतालवी मतलब इटली का साहित्य। इटली के साहित्य की बात करें, दाते की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इटली के साहित्य में सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे दाते। दाते को डोंटे भी कह सकते हैं, लेकिन दाते ही कहेंगे हम तो। इनकी पहली पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। क्या नाम है? डिवाइन कॉमेडी। चित्र में आप डिवाइन कॉमेडी को देख सकते हैं। डिवाइन कॉमेडी इटली के महान कवि दांते अलिघिएरी के द्वारा 14वीं शताब्दी में लिखी गई एक महाकाव्यात्मक कविता है। अर्थात छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कविता है, ये महाकाव्यात्मक कविता मानी जाती है। यह कविता क्या है, एक काल्पनिक आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करती है। क्या करती है? यह एक काल्पनिक आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करती है हमारे, जिसमें क्या दांते स्वयं एक पात्र के रूप में यात्रा करते हैं। अर्थात इस कहानी में क्या है, दांते ने किसी और का वर्णन नहीं किया, बल्कि खुद का वर्णन किया कि वह किस तरह से एक यात्रा करता है, जिसमें वह नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता है। कहाँ का की यात्रा करता है? नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता है, जिसे मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा भी दी गई। किस किस की शिक्षा दी है? मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी गई है। अब बात करें जो डिवाइन कॉमेडी है, इसके 3 पार्ट है, ये 3 भागों में विभाजित है। ये पुस्तक है 3 भाग है, तो 3 भाग की बात करें। पहला आता नरक। नरक का मतलब आप गलतियां करते हो, ये एक तरह से उसको डिनोट करता है कि आपके द्वारा की गई गलतियों को दिखाता है कि नरक मतलब इन्फर्नो। दांते एक अंधेरे जंगल में भटक जाता है। इस कहानी के अनुसार क्या है, दांते क्या एक अंधेरे जंगल में भटक जाता है, जहाँ उन्हें रोमन कवि वर्जिल मिलते हैं। कौन मिलते हैं? वर्जिल मिलते हैं, रोमन कवि एक, जो वर्जिल उनको मिल जाते हैं, जो उनके मार्गदर्शक बनते हैं, उनको बताते हैं कि किधर किधर से जाना है। और वे नरक के 9 स्तरों से होकर गुजरते हैं। वो क्या करते हैं? नरक के जो 9 स्तर है उनसे होकर गुजरते हैं, जहाँ पापियों को उनके अपराधों की सज़ा दी जा रही होती है। तो वो रास्ते में देखते हुए जाते हैं हर गेट के अंदर कि किस गेट में किस पापी को किस तरह की सज़ा दी जाती है। तो देखते रहे। इन्फर्नो मतलब नरक की बात करते हैं। फिर परगेटोरी की बात करें, मतलब जो पाप मोचन स्थल, मतलब संशोधन स्थल, मतलब जहाँ आप अपनी गलतियों को सुधारते हो। तो नरक से बाहर निकलने के बाद वे पर्वत रूपी परगेटोरी में प्रवेश करते हैं, जहाँ आत्माएं अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग जाने की तैयारी करती है। फिर धीरे धीरे उन्होंने पाप मोचन कर लिया। पाप मोचन का मतलब जो अपने गलतियाँ थी उनको सुधार लिया। अब गलतियाँ सुधारने के बाद वो स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं, जैसे पैराडाइसो या स्वर्ग कहते हैं। जब पैराडाइस भी होता है, स्वर्ग होता है, और पैराडाइसो मतलब स्वर्ग। तो यहाँ दांते की मार्गदर्शिका कौन बनती है? बिट्रिस नामक महिला, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो महिला उनकी मार्गदर्शिका बनती है, जो उन्हें स्वर्ग के 9 स्तरों के बारे में बताती है कि 9 कौन कौन से गेट है, कि जिसमें जो व्यक्ति जितना पुण्य करता है वो उसी स्तर के स्वर्ग में प्रवेश करता है। तो इसके बारे में दांते को कौन बताता है? जो बिट्रिस नाम की महिला है वो बताती है। और अंततः वे ईश्वर की जो दिव्य प्रकाश है उसके प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। अब जो हमने डिवाइन कॉमेडी देखी, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ये कविता पाप, पश्चाताप और मोक्ष की गहरी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। ये जो हमारी डिवाइन कॉमेडी है, तो डिवाइन कॉमेडी क्या करती है? कविता पाप, पश्चाताप और मोक्ष की गहरी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। इसे ईसाई धर्म और मध्यकालीन जो नैतिकता है इसकी अद्भुत कृति माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी को क्या माना जाता है? ईसाई धर्म और मध्यकालीन जो नैतिकता है इसकी अद्भुत कृति माना जाता है। अगली उनकी ग्रंथ आता है वितानोवा। दांते की क्या आती है? वितानोवा। ये वितनोवा भी कह सकते हैं, वितानोवा। ये हमारे दांते अलिघिरी के द्वारा लिखी गई अद्वितीय काव्यात्मक रचना है, जो प्रेम और आत्मिक जागरूकता की कहानी को प्रस्तुत करती है।
ये क्या करती है, प्रेम और जो आत्मिक जागरूकता है इसकी कहानी को प्रदर्शित करती है। इसे 1294 के आसपास लिखा गया था। कब? 1294 ईस्वी के आसपास लिखी गई ये कहानी है। ये दांते के पहले प्रेम बिट्रिस पोर्टिनरी के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनको बताती कि उनके प्रति उनकी कैसी कैसी भावनाएं थी, ये चीज बताती है। अब बात करते हैं कहानी। ये आप देख सकते हो जो वितानोवा बुक है, तो ये हमारे दांते साहब और ये बीच में जो महिला है जिनके येलो वस्त्र हैं, तो ये क्या हमारे बिट्रिस है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो कहानी की बात करें, कहानी क्या कहती है, दांते क्या बचपन से बिट्रिस से मिलते हैं, क्या बचपन में ही क्या मिलते हैं होते हैं, बिट्रिस से मिल जाते हैं और पहली नज़र में उनसे प्रेम कर बैठते हैं। वर्षों तक वह उनकी दूर से प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनसे कोई घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते। मतलब बातचीत तो करते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, बल्कि दूर से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते। जब बिट्रिस उनसे दूर होने लगती है तो वह गहरे दुख में डूब जाते हैं। जब बिट्रिस क्या उनसे दूर होने लगती है तो गहरे दुख में डूब जाते हैं। कुछ समय बाद बिट्रिस की मृत्यु हो जाती है, जिससे दांते क्या शोक में डूब जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख होता है हमारे दांते को जब हमारे बिट्रिस का की मृत्यु हो जाती है। और वे आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख हो जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं? आध्यात्मिक प्रेम की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अंततः वे अपने प्रेम को एक दैवी अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या है? अंततः वो जो उनका प्रेम था बिट्रिस के प्रति, उस प्रेम को एक दैवी अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं और संकल्प लेते हैं क्या, कि बिट्रिस की याद में वे एक महान काव्य की रचना करेंगे। और महान काव्य कौन सा बना? डिवाइन कॉमेडी। तो उनके द्वारा एक डिवाइन कॉमेडी नाम का एक महान ग्रंथ लिखा जाता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वितानोवा का अर्थ होता है नया जीवन, जो ये दिखाता है कि प्रेम केवल सांसारिक अनुभव नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। प्रेम क्या होता है? एक सांसारिक अनुभव नहीं है, बल्कि क्या एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह कृति प्रेम, सौंदर्य और मोक्ष के विचारों को दर्शाती है। ये जो कृति है वितानोवा, ये क्या करती है? प्रेम, सौंदर्य, मोक्ष के विचारों को दर्शाती है और इसे इतालवी साहित्य की पहली आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है। इसे क्या इतालवी साहित्य है, इसकी पहली आत्मकथात्मक रचना मानी जाती है। अगली रचना आती है द मोनार्किया। कौन सी रचना? द मोनार्किया। तो इस कृति से वह प्राचीन रोमन साम्राज्य के वे आदर्शों का प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो हमारे जो दांते हैं, तो द मोनार्की पुस्तक के जरिए क्या करते? प्राचीन रोमन साम्राज्य के आदर्शों का तर्कपूर्ण समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन भी करते हैं। इसमें राजनीतिक सत्ता और चर्च, मतलब जो धर्म है, इनके बीच संबंध पर गहन विचार किया जाता है कि इनके संबंध कैसे होने चाहिए। राजनीति की सत्ता और जो चर्च है, इनके बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, इस पुस्तक में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। इस पुस्तक के 3 भाग है। जो हमारे द मोनार्की पुस्तक है, तो इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग तो हमारे क्या है, जिसमें ताते तर्क देते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए एक सार्वभौमिक सम्राट होने की आवश्यकता है। वो ये कहते हैं कि यदि पूरी दुनिया के अंदर मानवता चाहते हो तो सारी दुनिया को एक ही राजा के अंडर में लेके आओ। कैसे करो? सारी की सारी दुनिया को एक ही राजा के अंडर में होना चाहिए, जिससे शांति और न्याय की स्थापना हो पाएगी। उनका क्या मानना था कि विभाजित राजनीतिक सत्ता संघर्ष और अराजकता को जन्म देती है। वे अलग अलग राष्ट्र होना, इससे क्या होता है? राजनीतिक सत्ता संघर्ष होता है और अराजकता इस चीज़ को जन्म दिया जाता है। दूसरे भाग में ये की पुस्तक है, देख सकते हैं द मोनार्किया। इसमें दाते बैठे और विचार कर रहे हैं। दूसरे भाग की बात करें तो उसमें वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि रोमन साम्राज्य को ईश्वर की इच्छा से वैध शासन का अधिकार प्राप्त है। तो पूरी दुनिया पर राज करे कौन? रोमन साम्राज्य। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर ने उनको ये अधिकार दिया है। उनका मानना था कि सम्राट को सार्वभौमिक सत्ता मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐतिहासिक और दैवीय रूप से न्याय संगत। मतलब क्यों? क्योंकि इतिहास में भी ऐसा ही लिखा गया है और साथ ही साथ जो दैवीय रूप है इसमें भी ऐसी बातें कही गई है। तो इसलिए उसको क्या सार्वभौमिक सत्ता मिलनी चाहिए, मतलब पूरी दुनिया का शासन उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। तीसरा भाग आता है जिसमें क्या दांते चर्च और राज्य, मतलब पोप और सम्राट के बीच में शक्ति संतुलन की चर्चा करते हैं।
वे मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता मतलब सम्राट और आध्यात्मिक सत्ता मतलब पोप ये स्वतंत्र होनी चाहिए और सम्राट को धर्मनिरपेक्ष मामलों पर सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्राट को धर्मनिरपेक्ष मामलों पर सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए। फिर आते हमारे पेट्रार्क। पेट्रार्क की बात करें तो मानववाद के जनक और जीवनी के लेखक हमारे पेट्रार्क है। पेट्रार्क क्या है? हमारे मानववाद के जनक और जीवनी लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी केंजोनिएरे। उनकी फेमस पुस्तक थी वो कौन सी थी? केंजोनिएरे, जो क्या है? प्रेम कविताओं का एक संग्रह था। क्या था? एक प्रेम कविताओं का संग्रह था। और इसमें उनकी प्रेमिका लौरा के प्रति उनकी जो ऐसी भावनाएं थी उसमें बताया गया। तो केंजोनिएरे में क्या था? हमारे पेट्रार्क है, पेट्रार्क की उनकी जो प्रेमिका थी लौरा, उनके प्रति उनकी कैसी भावनाएं थी उनको दिखाया गया है। फिर अगले हमारे लेखक आते हैं फिसिनो। ये अभी तक तो हमारे इटली के ही आ रहे। फिर आते कौन? हमारे फिसिनो। फिसिनो की बात करें तो फिसिनो ने प्लेटो के जो पूरा दर्शन है उसका अध्ययन किया, प्लेटो का दर्शन का अध्ययन किया। तो मार्सिलियो फिसिनो एक पुनर्जागरण काल के महान दार्शनिक, विद्वान और अनुवादक थे। मार्सिलियो फिसिनो क्या थे? पुनर्जागरण काल के महान दार्शनिक थे, विद्वान थे, अनुवादक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? थिया प्लेटोनिका। तो प्लेटो की बात करते हैं इसमें। थियो प्लेटोनिका की बात करें तो प्लेटोनिक दर्शन और आत्मा की अमरता पर आधारित एक दार्शनिक ग्रंथ है ये, थिया प्लेटोनिका। तो ये हमारे किसने लिखी है? फिसिनो ने। वैसे प्लेटो के बारे में तो आपको पता ही है। प्लेटो कौन थे? अरस्तु के गुरु। अरस्तु के गुरु तो कौन? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। तो इस तरह एक क्रम आप याद रखेंगे तो प्लेटो के बारे में इस बुक से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। फिर डी अमोरे की बात करें तो प्रेम और सौंदर्य पर आधारित एक दार्शनिक पुस्तक है डी अमोरे। डी अमोरे क्या है? प्रेम और सौंदर्य पर आधारित एक दार्शनिक पुस्तक है डी अमोरे। ये भी हमारे फिसिनो ने लिखी है। और एपिस्टोले, एपिस्टोले की बात करें तो पत्रों का एक संकलन है एपिस्टोले। एपिस्टोले क्या है? पत्रों का संकलन है जिसमें उन्होंने दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की है। एपिस्टोले क्या है? पत्रों का संकलन है जिसमें उन्होंने क्या किया? दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की है। फिर आते हैं हमारे मैकियावली। मैकियावली की तो सबको पता है, पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। द प्रिंस आप देख सकते हो बगल में पुस्तक है। तो मैकियावली की द प्रिंस आपको याद रखना है। द प्रिंस की बात करें तो निकोलो मैकियावली के द्वारा 1513 में लिखी गई पुस्तक है। द प्रिंस क्या है? निकोलो मैकियावली के द्वारा 1513 में लिखी गई एक राजनीतिक पुस्तक है जो राजनीतिक सत्ता, शासनकाल, शासन कला और शक्ति को बनाए रखने की जो रणनीतियाँ है उन पर केंद्रित है। तो ये हमारी जो पुस्तक है राजनीतिक पुस्तक, ये क्या हमारे राजनीतिक सत्ता, शासन कला और शक्ति को बनाए रखने की रणनीतियाँ उन पर केंद्रित है। यह पुस्तक है तत्कालीन जो उस समय के जो शासक है उनको व्यवहारिक और कभी कभी कठोर नीतियाँ अपनाने पे सुझाव देती है। ये कहते हैं कि भैया कई बार क्या होता है कि आप कठोर नीतियाँ अपनानी चाहिए तभी ये चीज़ें लागू होगी, ताकि वे अपने राज्य को सुरक्षित और सशक्त बना सके। ताकि क्या वे अपने राज्य को सुरक्षित और सशक्त बना सके। तो मैकियावली की द प्रिंस पुस्तक है, उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई है। फिर आते हैं हमारे बोकाशियो। बोकाशियो की पुस्तक है हमारे डेकेमेरॉन। कौन आता? बोकाशियो। बोकाशियो की पुस्तक है डेकेमेरॉन। और इतालवी गद्य का जनक माना जाता है हमारे बोकाशियो को। इनकी रचना का नाम क्या है? डेकेमेरॉन। डेकेमेरॉन की बात करते हैं जियोवनी बोकाशियो के द्वारा 14वीं शताब्दी में लिखी गई एक प्रसिद्ध इतालवी साहित्यिक कृति है डेकेमेरॉन। और ये 100 छोटी कहानियों का संग्रह है। क्या हमारे डेकेमेरॉन क्या है? 100 छोटी छोटी कहानियाँ उनका संग्रह है। जिसे क्या पुनर्जागरण युग की पहली महान गद्य कृति मानी जाती है। क्या है? जिसे क्या पुरानी पुनर्जागरण युग की पहली महान गद्य कृति मानी जाती है। कहानी की बात करें तो इसमें क्या कहानी है डेकेमेरॉन की, आप देख सकते हैं बगल में पुस्तक भी लगी हुई है डेकेमेरॉन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी 1348 में। 1348 में हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो फ्लोरेंस में फैली हुई प्लेग महामारी से कहानी की शुरुआत होती है। डेकेमेरॉन की कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? 1348 फ्लोरेंस में हमारे प्लेग महामारी फैल जाती है, जिसके दौरान क्या 7 महिलाएं और 3 पुरुष शहर छोड़ के भाग जाते हैं। शहर से क्या कि 7 महिलाएं और 3 पुरुष का शहर छोड़ के भाग जाते हैं और गांव के अंदर एक हवेली है उसके अंदर जाके शरण ले लेते हैं, वहाँ जाके छुप जाते हैं। अब 10 दिनों तक वहाँ रुकते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? तो हर दिन क्या है प्रत्येक व्यक्ति एक कहानी सुनाता है।
हर दिन क्या है, प्रत्येक व्यक्ति एक कहानी सुनाता है, जिससे टोटल करके 100 कहानियाँ बन जाती है। कितनी? जिससे क्या 100 कहानियाँ बन जाती है। और डेकेमेरॉन में 100 कहानियाँ। अब इन कहानियों की बात करते, कहानियों के विषय क्या थे? कहानी के विषय प्रेम, चतुराई, भाग्य, चालाकी, सामाजिक व्यंग्य, मानवीय स्वभाव, इनसे जुड़े हुए विषय थे। कुछ कहानियाँ तो नैतिक शिक्षा देती थी, जबकि कुछ व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण और प्रेम से जुड़ी हुई कहानियाँ थी। तो डेकेमेरॉन में आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो ये जो हमारे 10 लोग हैं, ये रुके हुए थे और आपस में कहानी सुना रहे थे। हर आदमी रोज़ एक कहानी सुना रहा था। फिर आता हमारा मार्सिलियो। मार्सिलियो की बात करें तो इसकी एक पुस्तक थी, द डिफेंडर ऑफ द पीस। ये पुस्तक भी हमारी राजनीतिक सत्ता और चर्च के संबंधों पर केंद्रित थी। ये जो पुस्तक थी, द डिफेंडर ऑफ द पीस, ये पुस्तक क्या राजनीतिक सत्ता और चर्च के संबंधों पर केंद्रित है। इसमें क्या राज्य की संप्रभुता और चर्च की सीमित भूमिका, इसकी वकालत की गई है। इसमें क्या राज्य की संप्रभुता और चर्च की सीमित भूमिका की वकालत की गई है। ये तो देख लिया हमने इटली का साहित्य। अब देखेंगे हम फ्रांसीसी साहित्य। क्या? फ्रांसीसी साहित्य में देखेंगे रेबेलॉस। सबसे पहले आता रेबेलॉस। रेबेलॉस ये मानते हैं कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। ये मानते हैं क्या? कि केवल मनुष्य ही क्या है, हंस सकता है। इनका प्रसिद्ध कथन है, जानवर या फिर जो वस्तुएं हैं ये हंस नहीं सकती, इसलिए व्यक्ति को खुश रहना चाहिए। कितने समय पहले रेबेलॉस ने कह दी थी ये बात। रेबेलॉस के साहित्य का मूल मंत्र था प्यास। प्यास मतलब सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा को प्यास कहते हैं। और वो बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। तो मतलब जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते थे। बात करें रेबेलॉस की, तो रेबेलॉस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? एक पुस्तक थी हमारे पेंटाग्रुएल और गारगेंतुआ। वैसे तो 2 किताबें हैं, 2 किताबों को जोड़ के एक ही किताब बनाई गई एक तरह से, कि फ्रैंकोइक रेबले, रेबले को रेबलॉस कह सकते हैं। तो इनके द्वारा, ये फ्रेंच नाम है, इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें थी, गारगेंतुआ और पेंटाग्रुएल। ये दोनों किताबें पुनर्जागरण युग की व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक रचनाएं। ये जो हमारी दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें क्या हैं? हमारे पुनर्जागरण युग की व्यंग्यात्मक और हास्यात्मक रचनाएं। ये दोनों पुस्तकें क्या राक्षसी आकार के 2 दिग्गज पात्र हैं। कौन कौन? गारगेंतुआ और उनका बेटा है पेंटाग्रुएल। कौन कौन? हमारे एक तो गारगेंतुआ और उनका बेटा है पेंटाग्रुएल। इनकी अद्भुत और हास्यपूर्ण रोमांचक कहानियों से भरी है। क्या है कि उनके जो बेटा था पेंटाग्रुएल और पिताजी कौन थे? गारगेंतुआ। इनकी जो अद्भुत और हास्यपूर्ण जो रोमांचक कहानियाँ हैं, इनसे भरी हुई जो पुस्तकें हैं, दोनों के दोनों, तो देख सकते हो इनका मतलब ये तो पिता है, ये तो गारगेंतुआ है, और ये हमारे पेंटाग्रुएल है। बात करें इनकी, तो गारगेंतुआ की बात करें। गारगेंतुआ क्या है? एक विशालकाय व्यक्ति था, जायंट व्यक्ति था, जिसका जन्म एक विचित्र और मजाकिया तरीके से होता है। गारगेंतुआ का जन्म क्या होता है? एक विचित्र और मजाकिया तरीके से होता है। उनके पिता ग्रैंड गोजियर उसे एक बेहतर शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप जाइए और बेहतर शिक्षा लेके आइए। लेकिन वह पहले आलसी और असंस्कारी होता है। शुरुआत में क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा आलसी होता है और असंस्कारी होता है। बाद में पेरिस में जाके पढ़ाई करता है और एक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। जब एक दुश्मन सेना उसके देश पर हमला करती है, तो वह युद्ध में विजय प्राप्त करके राज्य की रक्षा करता है। तो इस तरह से क्या करता है कि वह शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। लास्ट में क्या होता है कि एक दुश्मन सेना उन पर हमला करती है, तो राजा के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं लड़ूंगा। तो युद्ध में विजय प्राप्त करता है और राज्य की रक्षा करेगा। अंत में थैलेम एबे नाम के एक आदर्श समाज की स्थापना करता है, जहाँ लोग स्वतंत्रता और आनंद से रहते हैं। एक समाज है, समाज का नाम है थैलेम एबे। एक समाज की स्थापना करता है, आदर्श समाज की, जहाँ लोग क्या स्वतंत्रता और आनंद की अनुभूति करते हैं। फिर बात करें पेंटाग्रुएल। पेंटाग्रुएल की बात करें तो पेंटाग्रुएल गारगेंतुआ का बेटा था। पेंटाग्रुएल क्या गारगेंतुआ का बेटा था, जो अपने पिता की तरह ही विशालकाय और बुद्धिमान था। वह अपने मित्र पेनिक्रॉस के साथ कई मज़ेदार और रोमांचक यात्राओं पर निकलता है। तो वह अपने दोस्त थे पेनिक्रॉस, तो पेनिक्रॉस के साथ मिलके कई मज़ेदार और रोमांचक यात्राओं पर निकलते हैं। आप ये ना सोचें जो हिंदी में लिखा हो और वो अंग्रेजी में लिखा हो, इनकी वर्तनी अलग अलग है। इनको पढ़ के देखेंगे तो अलग अलग फील आता है। ये ना सोचें, क्यों? क्योंकि फ्रेंच नाम है और फ्रेंच नाम को पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो उनको एक साधारण शब्दों में बताया पेंक्रियोस। तो वे कई विचित्र द्वीपों और अनोखी जगहों की यात्रा करते हैं। जो उनका दोस्त था पेंक्रियोस,
और पेंटागोरल दोनों के दोनों अनोखे अनोखे जगहों पर यात्रा करते हैं, जहाँ उनका सामना अजीबोगरीब लोगों और विचित्र तरह के रीति रिवाजों से होता है। कहानी की बात करें तो कहानी में हास्य, सामाजिक व्यंग्य और दर्शन का मिश्रण है, जो मध्ययुगीन समाज और चर्च की आलोचना करता है। तो इस तरह से हमारी दोनों पुस्तकें पेंटागोरल और गारगोएंतुआ 2 पुस्तकें हैं। अब अगले लेखक आते हैं हमारे मोंताइने। क्या मोंताइने लेखक आते हैं, इनकी पुस्तकों की बात करें तो पहली बात करें तो मोंताइने को एक आधुनिक व्यक्ति की उपाधि दी जाती है। मोंताइने को क्या किया जाता है, एक आधुनिक व्यक्ति की उपाधि दी जाती है, और ये व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन के समर्थक है। ये क्या थे, व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन का समर्थक थे। मिशेल de मोंताइने द्वारा लिखी गई, मोंताइने को पूरा नाम क्या था, मिशेल de मोंताइने, इनके द्वारा लिखी गई सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी एस्से। इसीलिए उनको निबंधकार माना जाता है, और निबंध को अंग्रेजी में भी एस्से कहा जाता है। तो एस्से के बारे में देखें, एस्से के बारे में क्या है। ये 1580 में लिखी गई किताब थी। यह एक दार्शनिक और आत्मविश्लेषणात्मक रचना है। ये क्या दार्शनिक और आत्मविश्लेषणात्मक रचना है, जिसमें मोंताइने ने मानव स्वभाव, ज्ञान, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा और जीवन के अनुभवों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मोंताइने ने क्या किया है कि मानव स्वभाव, ज्ञान, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा, जीवन के अनुभवों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने संदेहवाद और मानवीय सोच, इनकी सीमाओं पर चर्चा की और बताया कि कोई भी सत्य क्या पूर्ण सत्य नहीं होता। यह पुस्तक क्या व्यक्तिगत चिंतन और आधुनिक निबंध लेखन, इसकी शुरुआती पुस्तक मानी जाती है। यह पुस्तक क्या हमारे व्यक्तिगत चिंतन और आधुनिक निबंध लेखन की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने एक लाइन कही थी, क्यूजे मतलब मैं क्या जानता हूँ। इन्होंने एक लाइन कही थी, क्यू सही से जे मतलब मैं क्या जानता हूँ, जो उनकी संदेहवादी सोच को दर्शाता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते थे। तो इस तरह हमने फ्रांसीसी और इटली दोनों के साहित्यकारों के बारे में देख लिया। अब आते हैं हमारे अंग्रेजी साहित्यकार। पहले आते हैं हमारे चौसर। चौसर की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स में लोक कथाओं को साहित्यिक रूप प्रदान किया गया। चौसर ने क्या किया, कैंटरबरी टेल्स नामक बुक लिखी, तो उस बुक में लोक कथाओं को साहित्यिक रूप प्रदान किया और रूढ़ियों पर व्यंग्य किया। यह कहानी का एक संग्रह, जिसे क्या मध्ययुगीन समाज का दर्पण माना जाता है। ये मध्ययुगीन समाज था यूरोप का, उसका दर्पण मतलब उस समय कैसी कैसी घटनाएं होती थी, इसके बारे में हमें इससे पता चलता है। अब कैंटरबरी टेल्स की क्या कहानी है। कहानी की बात करें तो कहानी की पृष्ठभूमि कैंटरबरी की यात्रा है, जब 29 तीर्थयात्री लंदन से कैंटरबरी की यात्रा के लिए निकलते हैं, कैंटरबरी यात्रा करते हैं। इन तीर्थयात्रियों में बहुत सारे वर्ग के लोग होते हैं, जैसे हमारे नाइट, पुजारी, व्यापारी, डॉक्टर, किसान, वकील, विधवा, मठवासिनी। तो इस तरह हमारे बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। यात्रा के दौरान वे समय बिताने के लिए कहानी सुनाने का खेल खेलते हैं। हर बार क्या करते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। हर यात्री एक एक कहानी सुनाता है, जिससे कुल मिला के 24 कहानियाँ बन जाती हैं। ये कहानियाँ हास्य, रोमांच, नैतिकता, धार्मिकता और सामाजिक व्यंग्य से भरी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। फिर आते हैं अगले हमारे टॉमस मूर। क्या आते हैं, टॉमस मूर की बात करें तो इसने क्या किया, यूटोपिया मतलब काल्पनिक नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसमें क्या भविष्य के आदर्श समाज का भी उल्लेख किया गया है। इसमें क्या भविष्य के आदर्श समाज का उल्लेख है, जो यूटोपिया बुक है। इस पुस्तक की बात करें, इसमें 2 भाग है। पहले भाग में लेखक ने क्या है, यूरोप के जो समकालीन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की आलोचना की। उस समय जो भी हमारे यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे थे, उनकी आलोचना करते हैं, जैसे लालच, सत्ता संघर्ष, गरीबी, अन्याय, इनकी बातें करते हैं। दूसरे भाग में वे एक नाविक हैं, राफेल हितलडे, इनका एक काल्पनिक द्वीप यूटोपिया का वर्णन करते हैं। एक नाविक की बात करते हैं कि जैसे कि नाविक होता है, घूमते घूमते एक द्वीप पे पहुंच जाता है, जिस द्वीप का नाम था यूटोपिया। फिर वो कहते हैं वो नाविक को वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या सभी नागरिक समान है, निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिसको खाना खाना है खाना लो और खा लो, ऐसे कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये मेरा तेरा वहाँ नहीं चलता। धर्म और स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती है इसके अनुसार, जिससे कि अपराध भी नहीं होते। राजनीतिक व्यवस्था न्यायपूर्ण और पारदर्शी होती है। वहाँ पे क्या राजनीतिक व्यवस्था न्यायपूर्ण और पारदर्शी होती है। लोग क्या स्वतंत्र रूप से धार्मिक आस्था का पालन करते हैं। लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से जो धार्मिक आस्था है उसका पालन करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती हैं, निःशुल्क।
या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है, निःशुल्क होती है। तो इस तरह हमने देखा। अगले हमारे लेखक आते हैं शेक्सपियर। कौन नहीं जाता है शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, और उन्होंने इस लाइन के नीचे अपना नाम ही लिखा है। तो शेक्सपियर की बात करें तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल 39 नाटक लिखे हैं, जिन्हें क्या मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो त्रासदी मतलब ट्रेजिक, हास्य नाटक मतलब कॉमेडीज, और इतिहास नाटक मतलब हिस्टोरिक। तो तीनों तरह के उन्होंने साहित्य लिखे हैं। अब सब तो 39 तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन खास खास हम देख लेते हैं जो हमारे कौन कौन से शेक्सपियर के। पहला आता मैकबेथ। स्कॉटलैंड का योद्धा है मैकबेथ, जो शक्ति के लालच में अपने राजा की हत्या कर देता है। स्कॉटलैंड का राजा था मैकबेथ। वो शक्ति के लालच में क्या करता है, अपने राजा की हत्या कर देता है, लेकिन अंततः उसे भी विनाश का सामना करना पड़ता है। इसके जरिए क्या होता है, अंततः उसे भी विनाश का सामना करना पड़ता है। फिर आता है हमारा हेमलेट। डेनमार्क का राजकुमार था हेमलेट, जो अपने पिता की हत्या कर देता है। जो क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है, और हत्या नहीं करता, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए संघर्ष करता है। हेमलेट के अंदर क्या होता है, डेनमार्क का राजकुमार था हेमलेट, ये अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन आखिर में सारे के सारे पात्र मारे जाते हैं। आखिर में क्या होता है, सारे के सारे पात्र मारे जाते हैं। फिर आता है किंग लियर। बूढ़ा राजा है किंग लियर। तो बूढ़ा राजा अपनी संपत्ति को 2 कपटी बेटियों में बांट देता है। तो बूढ़ा राजा होता है किंग लियर। तो किंग लियर क्या है, उसके बहुत सारी बेटियां होती हैं, 3 बेटियां नॉर्मली खास। तो उसमें क्या 2 कपटी बेटियां होती हैं, उनके बहकावे में आकर सारी की सारी संपत्ति उन दोनों बेटियों को ही दे देता है। जबकि उसकी सच्ची बेटी होती है कार्डेलिया, तो वो उसको कुछ भी नहीं देती है। तो फिर वो कार्डेलिया उसको छोड़ के चली जाती है। उसको छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, मतलब उसको संपत्ति से निकाल दिया जाता है। अंततः दुखद घटनाओं के बीच में उसकी मौत हो जाती है। जो हमारी किंग लियर है, तो किंग लियर की मौत हो जाती है। फिर आते हैं हमारे अगले ओथेलो। ओथेलो की बात करें तो ये एक महान अफ्रीकी सेनापति थे ओथेलो। ओथेलो कौन थे, महान अफ्रीकी सेनापति थे ओथेलो। उन्होंने क्या किया, अपने विश्वासघाती सहयोगी इयागो की चाल में फंसकर, मतलब उनका जो विश्वासघाती सहयोगी थे इयागो, उसकी चाल में फंसकर अपनी पत्नी थी डेस्डेमोना, डेस्डेमोना उनकी पत्नी थी, उनकी हत्या कर देते। लास्ट में जाके जब उनको एहसास होता है तो फिर खुद भी सुसाइड कर लेते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। फिर कौन नहीं जानता रोमियो जूलियट के बारे में। 2 प्रेमी हैं जिनके परिवार वाले शुरू में तो दोस्त होते हैं, लास्ट में जब इनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है तो दोनों दुश्मन हो जाते हैं। आखिर में क्या है, दोनों अपनी जान दे देते हैं। लास्ट में दोनों परिवारों में सुलह हो जाती है। जान देने के बाद सुलह होने का क्या फ़ायदा है, लेकिन सुलह हो ही जाती है। फिर आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो एक यहूदी साहूकार शर्लॉक, एक यहूदी साहूकार थे शर्लॉक। ये अपने धन के बदले एक व्यापारी से बदला लेना चाहते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो लेकिन वो क्या है, एक व्यापारी है, व्यापारी से बदला लेना चाहते थे। लेकिन आखिर में क्या होता, न्याय की ही जीत होती है। फिर आता जूलियस सीजर। रोमन सम्राट जूलियस सीजर की हत्या और उनके क्या है, उनके मित्र ब्रूटस और अन्य षड्यंत्रकारों के द्वारा कर दी जाती है। जो रोमन सम्राट थे जूलियस सीजर, उनकी हत्या उनके दोस्त ब्रूटस और जो उनके षड्यंत्रकारी थे उनके द्वारा कर दी जाती है। लेकिन बाद में उन्हें भी पराजय और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ये जो उनके ब्रूटस और जो अन्य साथी थे उनको पराजय का सामना करना पड़ता है। जूलियस सीजर पुस्तक है उसमें। फिर विंटर्स टेल। एक राजा अपनी पत्नी पर संदेह करता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन वर्षों बाद परिवार उससे फिर मिल जाता है। ये हमारी विंटर्स टेल की कहानी है। तो इस तरह हमारे शेक्सपियर की बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उनकी जो ब्रीफ है वो हमने देखा इन पुस्तकों में क्या है। ये तो हमारा अंग्रेजी साहित्य था। अब बात करेंगे डच साहित्य के बारे में। डच साहित्य में आते हैं हमारे इरेस्मस। इरेस्मस की बात करते हैं। इरेस्मस को मानववादी लेखक मानते हैं। इरेस्मस को क्या मानते हैं, मानववादी लेखक मानते हैं। इनकी एक खास किताब है, किताब का नाम क्या है हमारे, इन द प्रेज ऑफ फॉली। किताब का नाम क्या है, इन द प्रेज ऑफ फॉली इनकी किताब का नाम है। जिसे हिंदी में कहते हैं मूर्खों की प्रशंसा। क्या कहते हैं, मूर्खों की प्रशंसा। और ये पुस्तक है व्यंग्यात्मक शैली में रचित है। किसमें रचित लिखी गई है, ये हमारे व्यंग्यात्मक शैली के अंदर लिखी गई पुस्तक है। ये आप बगल में देख सकते हैं, ये हमारी पुस्तक है। इरेस्मस भी नाम लिखा हुआ है, साथ ही साथ द प्रेज ऑफ फॉली नाम भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब पुस्तक की बात करें, इस पुस्तक में क्या है। यह पुस्तक है हास्य और व्यंग्य से भरी हुई पुस्तक है।
जो समाज, चर्च और राजनीति की कमजोरी का आलोचना करती है। ये क्या करती है? ये पुस्तक हास्य और व्यंग्य से भरी हुई है। समाज, चर्च और राजनीति की कमजोरी की आलोचना करती है। ये मूर्खता को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें क्या किया गया? मूर्खता को एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो खुद अपनी प्रशंसा करते हुए ये बताती है कैसे दुनिया में हर जगह मूर्खता का प्रभाव, जो खुद क्या है अपनी प्रशंसा करते हुए ये बताती है कि कैसे दुनिया में हर जगह मूर्खता का प्रभाव है। एरास्मस ने इसमें धार्मिक पाखंड, भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग पर तीखा व्यंग्य किया है। एरास्मस ने क्या किया? इसमें धार्मिक पाखंड, भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग पर तीखा व्यंग्य किया है। यह पुनर्जागरण और मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? पुनर्जागरण और मानवतावादी विचार है, उनको आगे बढ़ाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है। फिर आता है हमारे स्पेनिश साहित्य। स्पेनिश साहित्य में आते हैं सर्वेंटीज। क्या कौन आते हैं? सर्वेंटीज। तो सर्वेंटीज ने एक बुक लिखी है, डॉन क्विक्सोट। बगल में आप देख सकते हैं डॉन क्विक्सोट। ये हमारे डॉन क्विक्सोट है और इनके एक सहयोगी है, किसान है, जो इनके साथ देते हैं, तो डॉन क्विक्सोट। तो सर्वेंटी ने किताब लिखी है, तो डॉन क्विक्सोट किताब का नाम है। कहानी का नायक क्या? अलोंसो क्विजनो एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा शूरवीरता की कहानियाँ पढ़ता है, तो मतलब बहादुरी की कहानियाँ पढ़ता है। इन कहानियों को पढ़ने के कारण वो खुद को एक योद्धा समझने लगता है और वो खुद का नाम दे देता है एक डॉन क्विक्सोट। डे ला मंचा ऐसा एक नाम दे देते खुद को। और अपने बूढ़े घोड़े रोसिन आनते हैं, जो देख सकते थे चित्र में, उनका घोड़ा भी दिख रहे हैं, जो वैसे तो कमज़ोर है, बूढ़ा है। और उनका साथी था किसान सांचो पांचा। इनके साथ एक रोमांचक यात्राओं पर निकल जाते हैं। वो किसान साथी को साथ में लेते हैं और साथ में लेके और घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो किसान साथी है वो तो गधे पे बैठा है। उनकी सबसे प्रसिद्ध घटना तब होती है जब वो हवा में घूमने वाली पवन चक्कियाँ उनको दानव समझते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते पवन चक्की क्या होती है और दानव क्या होते हैं। वह डुल्सिनिया नाम की एक जो काल्पनिक महिला है, उनको भी अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। डुल्सिनिया नाम की एक काल्पनिक महिला है, उसको कहते हैं कि ये इनसे में बहुत सीखने को मिलता है, जो कि वास्तव में सिर्फ एक सामान्य ग्रामीण लड़की है। फिर बात करें पूरे के पूरे उपन्यास में डॉन क्विक्सोट वास्तविकता और कल्पना के बीच में उलझा रहता है। क्या? तो पूरे के पूरे उपन्यास में डॉन क्विक्सोट क्या है कि वास्तविकता और कल्पना के बीच में उलझा रहता है, जबकि उसका साथी सांचो पांचा व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है। क्या करता है? व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है। अंत में वह अपनी मूर्खताओं को समझकर अपनी पुरानी पहचान को स्वीकार कर लेता है और वहीं पे मर जाता है। अब बात करते हैं कला पर प्रभाव। कला पर प्रभाव अगले पार्ट में देखेंगे, कोई नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कला पर प्रभाव अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को यदि आपने पसंद किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।